हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म एट एग्जाम CSIR नेट। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। कैसे चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? आई होप प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। सो बेटा, हम लोग उद्गम सीरीज में हम लोग ने स्टार्ट किया था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो स्टार्ट किया था हमने डीएनए रेप्लिकेशन से, फिर हमने डीएनए रिपेयर भी पढ़ा। देन लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा। जैसे कि मैंने आपको बताया था ट्रांसक्रिप्शन में कि जब हम लोग यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि अगर एक यूकैरियोट सेल की बात करें तो वहां पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। इसके वजह से वहां पे एमआरएनए का प्रोसेसिंग होता है। आज हम लोग उसी प्रोसेसिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके ओके सो टुडे चैप्टर इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ऑल राइट, and today target is capping, polyadenylation, splicing and RNA editing। वन बाय वन हम सारे प्रोसेस को देखेंगे, समझेंगे कि कैसे ये होता है। ठीक है, सो लेट स्टार्ट द लेक्चर। ओके, यूकैरियोटिक आरएनए प्रोसेसिंग, इसको देखने से पहले आपको एक बार मैं विजुअलाइज कराना चाहती हूँ कि यूकैरियोटिक सेल में ही क्यों ट्रांसक्रिप्शन जो है आरएनए प्रोसेसिंग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं यूकैरियोटिक सेल। चलो, ये हमने क्या बना दिया? ये हमने बना दिया यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, ओके। और जैसे कि आप सभी को पता है कि यूकैरियोटिक सेल के पास क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ओके, चलिए, सो आई होप कि आपको प्रीवियस लेक्चर जितना भी कराया गया है वो सारा ही आपको याद होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक के बारे में, दैट मींस यहाँ पे क्रोमोसोम कैसा होगा? लीनियर क्रोमोसोम होगा या सर्कुलर होगा? ऑब्वियसली कैसा होगा? लीनियर क्रोमोसोम होगा। तो चलो हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये कैसा है? लीनियर क्रोमोसोम है। ठीक है, और इस लीनियर क्रोमोसोम से यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। तो आपने ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया है। और यहां पे आपको क्या मिला? प्री एमआरएनए। मैच्योर एमआरएनए नहीं मिलता है, प्री एमआरएनए मिलता है। ठीक है, अब यहां पे क्या मिला आपको? यहां पे मिला प्री एमआरएनए। ऑलराइट, और इस प्री एमआरएनए का फिर यहां पे होता है प्रोसेसिंग। ठीक है, जब प्रोसेसिंग हो जाता है बेटा तो फिर यहां पे बन जाता है मैच्योर एमआरएनए, जिसे एमआरएनए, मैच्योर एमआरएनए या मैसेंजर एमआरएनए कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये जो मैच्योर एमआरएनए है वो कहां पे हो रहा है? ये आपका न्यूक्लियस में हो रहा है। तो ये जो लोकेशन है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस बोल रहे हैं। तो आप देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बोला था कि यूकैरियोटिक सेल को, और अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल को देखते हैं तो प्रोकैरियोटिक में देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो होता है वो कपल्ड होता है। बट इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल यहां पे ट्रांसलेशन एज वेल एज ट्रांसक्रिप्शन, मतलब बेसिकली पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है फिर ट्रांसलेशन होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन कहां पे होता है? न्यूक्लियस में होता है, और ट्रांसलेशन जो होता है वो साइटोसोल में होता है। तो ये लोकेशन को हम भी आइडेंटिफाई कर देते हैं। ये क्या हो गया? ये हो गया, इसको साइटोप्लाज्म, साइटोसोल कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पे ये लिख दिया। अब देखो, ये जो मैच्योर एमआरएनए जो यहाँ पे बना है, अब उसका क्या होगा? ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। कहां से? ये इसका एक्सपोर्ट हो जाता है, तो यहां पे लिख देंगे हम एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट कहां से हो रहा है? एक्सपोर्ट हो रहा है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो मैच्योर एमआरएनए है अब यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, ये मैच्योर एमआरएनए कहां पे पहुंच गया? ये पहुंच गया साइटोप्लाज्म में, साइटोसोल में। और जब ये साइटोसोल में पहुंच जाता है तो इसके ऊपर बाइंड कर जाता है राइबोसोम।
ठीक है, यहाँ पे क्या बाइंड कर जाता है, यहाँ पे बाइंड कर जाता है राइबोसोम, और राइबोसोम बाइंड करने के बाद यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है। तो आज आपको और भी ज्यादा क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में बस इससे थोड़ा कम देखा था। तो आज आपको और भी ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि यस, अब इस एमआरएनए पे जाके राइबोसोम बाइंड करता है और वहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि आप देख रहे हो कि ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो न्यूक्लियस में हो रहा है और ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो साइटोसोल में हो रहा है, ठीक है। अब देखो, जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है तो प्री एमआरएनए बनता है, ठीक है, और प्री एमआरएनए के बाद वहां पे क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है। तो अगर हम लोग बात करें कि प्रोसेसिंग में क्या क्या होता है, ठीक है, अगर हम लोग बात करें प्रोसेसिंग का, कि प्रोसेसिंग में एमआरएनए का प्रोसेसिंग में क्या क्या करवाया जाता है, तो वेरी फर्स्ट इज कैपिंग, 5 प्राइम कैपिंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है, एंड 3 प्राइम हम इसको पोली अटेल बोलते हैं, पोली अटेल। और क्या होता है, स्प्लाइसिंग भी होता है, एंड नंबर 4 इज आरएनए एडिटिंग। ठीक है, अब देखो, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार विजुअलाइज करना चाहती हूँ, मैं आपको एक समरी बताना चाहती हूँ पहले, सो डेट कि पूरा लेक्चर आपको ये समझ में आ जाए कि हम पढ़ने क्या है वाले हैं, ठीक है। चलिए, अगर हम लोग बात करें 5 प्राइम कैपिंग का, 5 प्राइम कैपिंग आप सभी ने सुना होगा। तो एमआरएनए का ये जो चेन यहाँ पे बना है, ठीक है, यहाँ पे आपको जो प्री एमआरएनए दिख रहा है, ठीक है, प्री एमआरएनए ये दिख रहा है, तो इस वाले एंड को हम लोग 5 प्राइम बोलते हैं और इस वाले एंड को हम लोग 3 प्राइम एंड बोलते हैं, ठीक है। दोनों ही एंड पे हम क्या कर देते हैं, उसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं। क्यों, सो डैट कि जब ये मैच्योर एमआरएनए एक्सपोर्ट होगा न्यूक्लियस से साइटोसोल में, तो साइटोसोल में बहुत सारे एक्सोन्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, तो उसको डिग्रेड कर दे सकता है। हो सकता है कि एमआरएनए का लाइफ स्पेन जो है वो एक्सटेंड ना होकर उसका टाइम पीरियड जो है वो शॉर्ट हो जाए। तो बेसिकली उसका कोई भी एंजाइम डिग्रेडेशन ना कर दे, उसका कोई भी एंजाइम उसको डिग्रेड ना कर दे, उसकी लाइफ साइकिल कम ना हो जाए, इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट हम कैसे करते हैं, एदर कैपिंग करके, एदर पोली एडेनाइलेशन करके, ठीक है। तो हम यहां पे क्या कर देते हैं, इस वाले एंड पे कैपिंग कर देते हैं। तो यहां पे भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग करते कैसे हैं, एग्जैक्ट मैकेनिज्म देखेंगे बेटा, कैपिंग। और इस वाले एंड पे, इस वाले एंड पे यहां पे एन नंबर ऑफ एडेनिन जो है वो ऐड हो जाता है, ठीक है। और ये जो एडेनिन जो होता है इसे कहा जाता है, ठीक है, इसे कहा जाता है पोली अटेल, पोली अटेल, ऑलराइट। तो ये हमने देखा किसके बारे में, कैपिंग एज वेल एज पोली अटेल के बारे में। अब देखो यहां पे स्प्लाइसिंग के बारे में कि स्प्लाइसिंग में क्या होता है। स्प्लाइसिंग में ये होता है, हाँ, स्प्लाइसिंग में क्या होता है, अगेन हम बात करेंगे प्री एमआरएनए के बारे में। तो देखो यहां पे जो एमआरएनए है ना, ये क्या बना दिया हमने बेटा, ये हमने बना दिया, चलो इसको इससे बनाते हैं। हाँ देखो, यहां पे क्या बनाया हमने, ये हमने बनाया प्री एमआरएनए, ऑलराइट, प्री एमआरएनए बनाया। और इस प्री एमआरएनए में यहां पे आप देखोगे कुछ यहां पे एंट्रॉन, एक्सॉन, एंट्रॉन और एक्सॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या बोला मैंने, क्या प्रेजेंट होता है, यहां पे कुछ एंट्रॉन होता है, एक्सॉन होता है, एंट्रॉन होता है, एक्सॉन होता है और एंट्रॉन होता है, एक्सॉन होता है। अब देखो, जो एंट्रॉन जो होता है वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है। अब देखो, जो मैसेंजर एमआरएनए और जो मैच्योर एमआरएनए जो बनता है उसके पास क्या होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होना चाहिए, किसके लिए, जेनेटिक कोड के लिए, इंफॉर्मेशन कोड करने के लिए। अब हम बोल रहे हैं कि ये जो इंट्रॉन है, ठीक है, ये जो इंट्रॉन है, ठीक है, इसको एंट्रॉन बोलते हैं। ये जो इंट्रॉन है कैसा है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस है। एंड ये जो एक्सॉन दिख रहा है ये कैसा है, ये है कोडिंग सीक्वेंस। ये है कैसा,
कोडिंग सीक्वेंस। अब देखिए आपके पास जो ये इंट्रॉन है, जो ये प्री एमआरएनए है, इसमें जो इंट्रॉन आपको दिख रहा है उसको क्या करना है, रिमूव करना है। तो रिमूव कैसे किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ स्प्लाइसिंग। तो इसमें करवाया जाता है स्प्लाइसिंग, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्प्लाइसिंग होता है, वो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। स्प्लाइसिंग करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे अब क्या मिलेगा, मैच्योर आरएनए, ठीक है, जिसको मैसेंजर आरएनए या मैच्योर एमआरएनए बोलते हैं, ठीक है। ये किस में देखा, ये स्प्लाइसिंग में। ये जस्ट ओवरव्यू है, इसकी बहुत सारी लंबी कहानी है जो हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमने किस में देखा बेटा, ये हमने स्प्लाइसिंग में देखा। उसी तरह अगर हम लोग बात करें आरएनए एडिटिंग का, तो यहाँ पे जो एमआरएनए आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे प्री एमआरएनए दिख रहा है, उसका क्या होता है, पर्टिकुलर आरएनए जो होता है, मतलब कि जो जेनेटिक कोड जो होता है, सपोज ए यू से बना हुआ है, ठीक है, ए जी लिख देते हैं ऐसा, ठीक है। अब क्या होता है, आपने क्या किया कि आपको पता है कि ये जो है वो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करेगा, ये पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करेगा, ये पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करेगा, अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2 एंड अमीनो एसिड 3, ठीक है। सपोज किसी किसी अमीनो एसिड को इनकोड करेगा विद द हेल्प ऑफ आरएनए एडिटिंग। आपने क्या किया, आरएनए एडिटिंग के हेल्प से, ठीक है, आरएनए एडिटिंग के हेल्प से आपने क्या किया कि इस यू को आपने ऑल्टर कर दिया या डिलीट कर दिया या ऐड कर दिया, ठीक है। आरएनए एडिटिंग के हेल्प से आप क्या कर सकते हो कि यहां पे किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस को आप रिमूव कर सकते हो। आप ये कर सकते हो कि पर्टिकुलर इसको रिमूव कर दिया, ठीक है, आप रिमूव कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो। ऐसा नहीं हम रिमूव कर सकते हैं, आप इस ए और इस जी और इस ए के बीच में आप यहाँ पे सपोज यहाँ पे सी आपने इनकॉर्पोरेट कर दिया, तो क्या होगा कि अब देखो अगर आपने सी इनकॉर्पोरेट किया है तो यहां तक का अगर हम बात करें तो ये एक पर्टिकुलर एक अमीनो एसिड होगा, अब ये एक अमीनो एसिड होगा, और अब यहाँ पे ए सी जो थर्ड अमीनो एसिड को इनकॉर्पोरेट करा था, अब यहाँ पे सी ए, अब ये एक अदर अमीनो एसिड को इनकॉर्पोरेट करेगा ना। तो अब यहां से जो ए सी से कोई एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होने जा रहा था, अब वो कोई और अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है, और हमारा जो पेप्टाइड है वो कंप्लीटली डिफरेंट बनेगा, ठीक है। तो यहां पे अब यहाँ पे जो आपको एमआरएनए जो दिखने वाला है वो कैसा मिलेगा, ऑल्टर्ड मिलेगा, ठीक है। अब ये प्रोसेस होता कैसे है हम लोग आज के लेक्चर में वही देखने वाले हैं। सो आई होप कि आपको पूरी समरी समझ में आ गई होगी कि हम लोग कैपिंग में क्या करते हैं, पॉलीएडेनिलेशन में क्या करते हैं, स्प्लाइसिंग में क्या करते हैं, आरएनए एडिटिंग में क्या करते हैं। ऑलराइट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, वेरी फर्स्ट इज यूकैरियोटिक आरएनए प्रोसेसिंग। कि यूकैरियोटिक आरएनए प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं, वन बाय वन हम चीजों को एक एक लाइन को पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे होता क्या है, ठीक है। चलिए, RNA processing is the required in the nucleus to convert the primary transcript into the mature mRNA molecule that is ready to transport it to cytoplasm and the translated। यहाँ पे जो लाइन मैंने अभी आपको बताया एग्जैक्ट वही लाइन यहाँ पे लिखा हुआ बोल रहा है, आरएनए प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड टू द न्यूक्लियस टू कन्वर्ट द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। आरएनए प्रोसेसिंग जो है वो कहाँ पे हो रहा है, वो न्यूक्लियस में हो रहा है, और वो क्या कर रहा है, जो वहां पे प्राइमरी एमआरएनए जो बना है या फिर प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो बना है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, मैच्योर एमआरएनए में। तो आप यहाँ पे देखिए, आपको मैंने ये बताया था कि ये देखो यहाँ पे ये जो प्री एमआरएनए जो है उसका प्रोसेसिंग करके यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रहा है, मैच्योर एमआरएनए में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। molecule that is ready to transport into the cytoplasm and the translated। और अब यहाँ पे देखो, ठीक है, यहां पे आप देखो कि ये जो मैच्योर एमआरएनए है वो रेडी है कहां जाने के लिए, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में रेडी है, और यहां पे क्या करने के लिए, साइटोप्लाज्म में पहुंचने के बाद उसका क्या हो रहा है, यहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है। तो वेरी फर्स्ट लाइन इज क्लियर हो गया अच्छे से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। C-terminal domain of the one subunit of the RNA polymerase play the important role in the coupling these RNA processing event of the transcription। क्या बोल रहा है, आप सभी ने देखा था आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अब आरएनए पॉलीमरेज का सी टर्मिनल डोमेन जो होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आरएनए प्रोसेसिंग, ठीक है।
अब उसमें बोल रहा है कि हम इसमें क्या क्या प्रोसेसिंग पढ़ने वाले, जैसे कि मैंने आपको बताया, एडिशन ऑफ द 5 प्राइम कैप, वहां पे हेल्प होता है 7 मिथाइल ग्वानिनोसाइन, ठीक है, क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन, स्प्लाइसिंग एंड आरएनए एडिटिंग, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, प्रोसेसिंग ऑफ एमआरएनए कैपिंग, वेरी फर्स्ट प्रोसेसिंग हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज द कैपिंग। कैपिंग होता क्या है, कैसे, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। अ कैप इज द सिंपली ग्वानिनोसाइन न्यूक्लियोटाइड दैट हैज बीन द मिथाइलेटेड पोजीशन ऑफ द 7 ऑफ द प्यूरिन रिंग। अब मुझे सबसे पहले बात बताओ कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ग्वानिनोसाइन न्यूक्लियोटाइड, तो ग्वानिन जो है वो प्यूरिन है या पिरामिडिन है, प्यूरिन है। तो प्यूरिन जो है उसके 7th कार्बन पे क्या हो जाता है, मिथाइल हो जाता है, ठीक है। सो अ कैप इज द सिंपली ग्वानिनोसाइन न्यूक्लियोटाइड दैट हैज बीन मिथाइलेटेड, कहां पे मिथाइल हो रहा है, जो ये ग्वानिन है इसके, क्योंकि ग्वानिन होगा तो डबल रिंग स्ट्रक्चर होगा, डबल रिंग स्ट्रक्चर होगा तो उसके 7th वाले पोजीशन पे क्या हो जाएगा, मिथाइलेटेड हो जाएगा, ठीक है। This distinct feature of the eukaryotic mRNA is added in the primary transcript shortly after the initiation of the RNA synthesis. ठीक है, ये जो प्रोसेस है वो सिर्फ कहां पे देखा जाता है, आरएनए प्रोसेसिंग की जो प्रोसेस है सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक में ही देखा जाता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं देखा जाता है। A residue 7 methyl guaninosin linked with the 5 to 5 ट्राइफॉस्फेट लिंकेज, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 5 to 5 एक लिंकेज होता है, अभी हम लोग देखेंगे वो लिंकेज किस लिंकेज की बात करें, और ये लिंकेज होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है कैपिंग के लिए, ठीक है। द मिथाइल ग्रुप आर ड्राइव फ्रॉम द इस एडिनोसिन मिथ्योनिन, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि जो मिथाइल ग्रुप है वो किससे ड्राइव है, और इसका भी रोल भी आएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एस मिथाइल ग्रुप जो होता है, बेसिकली जो मिथाइल ग्रुप होता है वो किससे ड्राइव होता है, तो आंसर क्या होगा, एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन। Additional methyl group are often in the second carbon of the first end and the second nucleotide of the adjacent cap. क्या बोल रहे हैं, जो न्यूक्लियोटाइड है उसके सेकेंड कार्बन पे फर्स्ट एंड सेकेंड न्यूक्लियोटाइड पे भी मिथाइलेशन होगा। अब देखो, अगर ये आपको समझ में आ गया तो इस प्रोसेस पे आते हैं, ठीक है। आई होप कि ये जो आपको मैंने यहाँ पर डायग्राम लगाया है वो बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक एमआरएनए चेन है, ठीक है, क्या है, प्री एमआरएनए चेन है, ठीक है। अब देखो इस वाले एक एंड पे क्या होगा, 5 प्राइम एंड होगा और इधर पे 3 प्राइम एंड होगा, तो 3 प्राइम पे OH होगा और 5 प्राइम पे क्या होगा बेटा, फॉस्फेट होगा, ठीक है। 5 प्राइम पे क्या होगा, फॉस्फेट होगा, और ये जो फॉस्फेट है तो वहां पे अगर वो 5 प्राइम फॉस्फेट है, इसका मतलब क्या कि उसके पास 3 फॉस्फेट होगा, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, 3 फॉस्फेट होगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं अल्फा है, बीटा है और गामा है, ठीक है। और आफ्टर दैट यहां पे एक एंजाइम आता है जिसको बोला जाता है फॉस्फोहाइड्रोलेज 1, ठीक है। फॉस्फोहाइड्रोलेज 1 आएगा और क्या करेगा, एक फॉस्फेट को रिलीज कर देगा, ठीक है। और वो कौन से फॉस्फेट को रिलीज करेगा, अल्फा फॉस्फेट का। तो ये जो फॉस्फेट रिलीज हो रहा है वो हो रहा है गामा, नॉट अल्फा। गामा फॉस्फेट जो है वो क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। अब देखोगे आप यहाँ पे कि यहाँ पे इस वाले न्यूक्लियोटाइड के पास जो एमआरएनए है उसके पास 2 फॉस्फेट देखने को मिल रहा होगा, एक अल्फा और दूसरा क्या है, बीटा देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे ग्वानिनोसाइल ट्रांसफरेज यहाँ पे आएगा और उसके पास दूसरा न्यूक्लियोटाइड अगर कोई आता है, ग्वानिन क्या एक न्यूक्लियोटाइड ही है ना, तो उसके पास भी 3 फॉस्फेट होगा, अल्फा बीटा और गामा। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो ग्वानिनोसाइन जो आ रहा है उसके पास भी क्या है, 3 फॉस्फेट है। तो देखिए अल्फा बीटा और अल्फा बीटा और गामा, तीनों फॉस्फेट यहाँ पे आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ग्वानिनोल ट्रांसफरेज आ रहा है, ग्वानिनाइल ट्रांसफरेज आ रहा है, ठीक है। वेरी फर्स्ट इज द फॉस्फोहाइड्रोलेज आ रहा है, उसके बाद फॉस्फोहाइड्रोलेज आने के बाद यहाँ पे एक ग्वानिन ग्रुप को लेकर आ रहा है, फिर ग्वानिन ट्रांसफरेज मतलब क्या करेगा, ग्वानिन ग्रुप को ट्रांसफर करेगा। यहाँ पे नेम से आपको समझ में आ रहा है कि ग्वानिनोल ट्रांसफरेज क्या करेगा, ग्वानिन ग्रुप को यहाँ पे ट्रांसफर करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 फॉस्फेट तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट था और यहाँ पे इसका एक फॉस्फेट मतलब कि अल्फा फॉस्फेट यहाँ पे आएगा और 2 फॉस्फेट जो बीटा और गामा फॉस्फेट है वो रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन रिलीज हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है रिलीज हो रहा है बीटा एंड गामा। तो बीटा गामा यहाँ पे क्या हो गया, रिलीज हो गया, ठीक है। और अब यहाँ पे देख रहे हो, एक सेकेंड, यस
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, ग्वानिन 7 मिथाइल ट्रांसफरेज, क्या ये क्या करेगा, ये मिथाइल फॉर्म इन द एस एडिनोसिन मिथ्योनिन जो हमने देखा था वो आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर बनेगा, और यहां पे बनेगा GPP यहां पे 3 प्राइम और इधर पे क्या हो जाएगा 5 प्राइम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखो, यहां पे आप बोलोगे मैम 5 to 5 जो है वो कैपिंग उसका कैसे हुआ, तो यहां पे आप देखोगे यहां पे, ठीक है। हाँ, हम इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है, आइए इस पे बात कर लेते हैं। यहां पे ये जो, सॉरी ये कलर विजिबल नहीं होगा, ओके, ये और यहां पे आप ये देखो, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, यहाँ पे 5 प्राइम अगर, और ग्वानिन भी जो आ रहा है वो कहां पे आ रहा है, वो भी 5 प्राइम आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसका बहुत स्ट्रक्चरल डायग्राम जाके देखोगे बुक पे या वॉटसन पे, अगर आप बुक पढ़ते हो तो वहां पे देखोगे, तो स्ट्रक्चरल डायग्राम में देखोगे कि इसका 5 और इसका 5 दोनों क्या हो रहा है, 5 हो रहा है, ठीक है, दोनों क्या हो रहा है 5 प्राइम और 5 प्राइम। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है 5 प्राइम लिंकेज का फॉर्मेशन हो जाता है, और इसी लिंकेज का यहाँ पे जिक्र किया हुआ है, यहाँ पे 5 ट्राइफॉस्फेट लिंकेज, ठीक है। वहां पे ट्राई मतलब 3 फॉस्फेट, यहाँ पे 3 फॉस्फेट का क्या हो रहा है, लिंकेज हो रहा है, ठीक है। तो एज यू कैन सी हियर कि आप यहाँ पे कितने फॉस्फेट देख पा रहे हो, यहाँ पे 3 फॉस्फेट देखने को देख पा रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली आपको अगर मैं इस डायग्राम में बोलूँ आपको क्या याद रखना है, आपको इंजाइम्स को याद रखना है। जैसे ग्वानिनॉल ट्रांसफरेज क्या कर रहा है, ग्वानिन ग्रुप को ट्रांसफर करा रहा है, फॉस्फोहाइड्रोलेज क्या कर रहा है, फॉस्फेट को रिलीज करवा रहा है, ठीक है। बस, लेकिन हाँ क्वेश्चन जो है इस मैकेनिज्म से कभी भी नहीं पूछा जाता है, कभी भी इस मैकेनिज्म से नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, सिग्निफिकेंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिग्निफिकेंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी हम लोग सिग्निफिकेंस पे आते हैं, उसके पहले हम लोग मैकेनिज्म भी देख लेते हैं, ठीक है। These capping enzyme are the associated with the phosphorylated serine 5 CTD tail, ठीक है। क्या जो CTD टेल जो होता है, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज का जो CTD टेल होता है, वहां पे क्या होता है सेरिन 5 पे क्या होता है फॉस्फोरिलेशन होता है। सो वो हेप्टापेप्टाइड होता है, आप सभी को पता है जो आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो कैसा होता है, हेप्टापेप्टाइड होता है। तो उसके आप देखोगे तो सेरिन जो होता है वो सेकेंड और फिफ्थ पे प्रेजेंट होता है। तो ये जो सेकेंड और फिफ्थ होता है दोनों पे क्या होता है फॉस्फोरिलेशन और डीफॉस्फोरिलेशन जो होता है वो परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, आफ्टर कैपिंग डीफॉस्फोरिलेशन ऑफ द सेरिन 5 क्या हो रहा है कि जब कैपिंग हो जाता है तो ये जो सेरिन 5 है, ठीक है, ये क्या है, ये सेरिन है, और ये भी क्या है सेरिन है, ये भी सेरिन है। तो जब इसका फॉस्फोरिलेशन होता है कब, जब उसका कैपिंग करवाना होता है तो, लेकिन जब कैपिंग हो जाता है तो इसका क्या हो जाता है, इसका यहाँ पे डीफॉस्फोरिलेशन हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है डीफॉस्फोरिलेशन हो जाता है, ठीक है। and within the tail of the repeat may be responsible for the dissociation of the capping machinery। क्या कर रहा है डिफॉस्फोरिलेशन क्यों हो रहा है, ताकि वहां से जो कैपिंग मशीनरी है वो क्या हो जाए, अलग हो जाए, क्योंकि उसको दोबारा भी तो कैपिंग करवाना है ना, क्योंकि ये सारे एंजाइम्स आया और एक पर्टिकुलर एमआरएनए को उसने कैपिंग करा दिया, तो ऐसे तो बहुत सारे एमआरएनए आते रहेंगे, तो वो मशीनरी अगर नहीं जाएगा तो दोबारा एमआरएनए का कैपिंग कैसे होगा। इसीलिए डिफॉस्फोरेशन करवा के जितने भी मशीनरी होते हैं, जितने भी एंजाइम्स होते हैं, उसको क्या करते हैं रिलीज कर दिया जाता है, सो दैट कि दूसरा एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट को भी कैपिंग किया जाए, ठीक है। एंड फर्दर फॉस्फोरिलेशन इन द टाइम ऑफ द सेरिन 2 विथ द टेल रिपीट कॉज द रिक्रूटमेंट ऑफ द मशीनरी एंड नीड टू बी द आरएनए स्प्लाइसिंग, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो यहाँ पे आपको सेरिन 2 दिख रहा है इस पे भी क्या करवाया जाता है फॉस्फोरिलेशन करवाया जाता है, सो दैट कि वहां पे जो भी आरएनए स्प्लाइसिंग के लिए, ठीक है, आरएनए स्प्लाइसिंग के लिए, तो बेसिकली आपको 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर मैं बोलूं कि कैपिंग करवाना है, ठीक है, तो सेरिन के किस वाले, कौन से वाले सेरिन पे फॉस्फोरिलेशन डिफॉस्फोरिलेशन होना चाहिए, सेरिन 5 पे, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं कैपिंग, कैपिंग, और अगर स्प्लाइसिंग कराना है तो सेरिन
2 पे होना चाहिए क्या, फॉस्फोराइलेशन। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये होता है स्प्लाइसिंग के लिए। ये पॉइंट आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन यहां से क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हो जाता है पार्ट बी में, ठीक है। एंड देखो, द फाइनल RNA processing event is the polyadenylation of the 3' end of the mRNA is linked with then the termination of the transcription। क्या बोल रहा है कि फाइनल RNA प्रोसेसिंग इवेंट कब होता है, जब उस mRNA का पहले हमने 5' कैप को कैपिंग किया, 5' एंड को कैप किया, अब उसके 3' टर्मिनल एंड जो होता है उसका भी पोलीएडिनाइलेशन कराया जाता है। अभी हम लोग उस प्रोसेस को भी देखेंगे। सो जस्ट विथ द कैपिंग एंड द स्प्लाइसिंग द पोलीमराइजेशन CTD tail involved in the repeating same of the enzyme necessary for the पोलीएडिनाइलेशन। तो जो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉलीमराइजेशन के लिए, CTD टेल के पॉलीमराइजेशन के लिए, कैपिंग के लिए, सेम एंजाइम्स जो होते हैं दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैपिंग, ठीक है। तो अब हम लोग जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, ये है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कैपिंग से, ठीक है। कैपिंग के सिग्निफिकेंस से या पॉलीएडिनाइलेशन के सिग्निफिकेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो, रेगुलेशन ऑफ द न्यूक्लियर एक्सपोर्ट क्यों सिग्निफिकेंट, क्या जरूरत है करवाने का, क्यों नीड होती है कैपिंग का। तो जब कैपिंग करवा दिया जाता है प्री mRNA का, तो उसका एक्सपोर्ट में कोई भी दिक्कत नहीं होता, वो इजिली एक्सपोर्ट कर जाता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, ठीक है। एंड प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ द एक्सोन्यूक्लियसेस। और जब उसके दोनों एंड पे, ठीक है, ये देखो, इस वाले एंड और इस वाले एंड, दोनों ही एंड पे अगर उसको प्रोटेक्शन मिल गया है, ठीक है, इसको प्रोटेक्शन मिल गया है, ठीक है, ये 5' है और ये 3' है, ठीक है। तो हमने अभी तो सिर्फ बात किया है इस 5' के बारे में। तो अगर ये 5' और 3' एंड दोनों को प्रोटेक्ट कर दिया जाए तो उसको कोई भी एक्सोन्यूक्लियस क्या उसको डिग्रेड नहीं कर सकता है। सो प्रोटेक्ट द mRNA एट देयर टर्मिनल अगेंस्ट द अटैक इन द फॉस्फेटेजेस। कोई भी फॉस्फेटेजेस उसको अटैक नहीं कर दे, इसीलिए उसको टर्मिनल एंड को हम लोग क्या कर देते हैं, प्रोटेक्ट कर देते हैं। एंड द प्रमोशन ऑफ द ट्रांसलेशन। और अगर वो डिग्रेड हो जाएगा, लेट्स एग्जांपल ऐसे सोचो कि अगर इसको कोई भी एक्सोन्यूक्लियस या कोई भी फॉस्फेटेजेस उसको डिग्रेड कर देता है तो क्या होगा, अल्टीमेट क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि प्रॉपर एक्सपोर्ट भी नहीं हो पाएगा साइटोसोल से, न्यूक्लियस से साइटोसोल में। और जब एक्सपोर्ट नहीं होगा, हमें पता है कि यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम जो होता है, जो प्रोटीन मशीनरी जो होता है, प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी जो होता है, दैट इज द प्रेजेंट इन, वो कहां प्रेजेंट होता है, वो होता है साइटोसोल में। तो अगर mRNA, प्री mRNA, अगर मैच्योर mRNA अगर वो साइटोसोल में नहीं आएगा न्यूक्लियस से, तो उसका प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। अब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा तो आप प्रॉब्लम समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन जो है आप इस स्लाइड को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर करेंगे, सिग्निफिकेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑलराइट, ओके। उसके बाद एक यहाँ पे आपका क्वेश्चन है जो आपके CSR का ही क्वेश्चन है, पूछा गया है, ठीक है। व्हाट इज द मॉडिफाइड बेस ऑफ द 5 एक्सट्रीमली ऑफ द कैप यूकैरियोटिक mRNA, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है और आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि इसका आंसर क्या है। सो बहुत सिंपल सा है, हमने देखा है, इसमें पूछा है कि 5' एक्सट्रीमली कैप के लिए यूकैरियोटिक mRNA में कौन सा बेस को मॉडिफाई किया जाता है। 7 मिथाइल ग्वानिनोसाइन, 5 मिथाइल एडिनोसाइन, 2' O मिथाइल ग्वानिनोसाइन या 7 मिथाइल ग्वानिनोसाइन, ठीक है। तो ये आप लोग आंसर करके मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया होगा तो ऑब्वियसली एंड डेफिनेटली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। देखो, पोली, अगर हम लोग बात करें पोली या पोलीटेल के बारे में, ठीक है, जिसको पोलीएडिनाइलेशन भी कहते हैं, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे क्या है, एक डीएनए है, ठीक है। डीएनए में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे पोलीअसाइड है, ठीक है। और उसके डाउन स्ट्रीम रीजन पे, क्योंकि आपको बहुत से क्लियर होना चाहिए कि डाउन स्ट्रीम रीजन किसको बोलते हैं और अपर स्ट्रीम रीजन किसको बोलते हैं। तो इस वाले रीजन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑब्वियसली इस वाले को बोल रहे हैं डाउन स्ट्रीम रीजन, और इस वाले को, इधर वाले को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अप स्ट्रीम रीजन, ठीक है। अब ये जो डाउन स्ट्रीम रीजन होता है दैट इज अ रिच विथ 80 रिच सीक्वेंस, ठीक है। वो 80 रिच सीक्वेंस से क्या होता है, रिच होता है। अब देखो, हम बात कर रहे हैं mRNA बिफोर क्लीवेज एंड द पोलीएडिनाइलेशन। ये mRNA कब है, जब उसका क्लीवेज नहीं हुआ है और उसका पोलीएडिनाइलेशन नहीं हुआ, तब की बात है। तो यहाँ पे mRNA है,
तो आप देख रहे हो, अगर डीएनए होगा तो एटी रीच होगा और एमआरएनए होगा तो जीयू रीच होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि अब ये क्या है, जीयू रिच सीक्वेंस है। ठीक है, कैसा है, जीयू रिच सीक्वेंस है। और देखो यहाँ पे ये जो साइट होता है ये कैसा होता है, पॉलीअसाइट्स होता है। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे जो फाइनल एमआरएनए है आफ्टर द पॉलीएडेनिलेशन, तो इसके डाउनस्ट्रीम रीजन पे एन नंबर ऑफ एडेनिन जो होता है वो ऐड हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एन नंबर ऑफ एडेनिन जो है वो कैसा हो गया, ऐड हो गया। ठीक है, एडेनिन जो होता है वो ऐड हो जाता है कहाँ पे, 3 प्राइम एंड पे। ठीक है, अब देखो इसका जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर मैं बोलूं एमआरए, अगर मैं बोलूं कैपिंग का और पॉलीएडिनाइलेशन का, तो इसका सिग्निफिकेंस पे ही अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और एक 5 to 5 लिंकेज पे भी क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। ठीक है, एक्सपोर्ट द मैच्योर एमआरएनए आउट ऑफ द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। सेम क्या हो रहा है, कैपिंग करने से क्या बेनिफिट हो रहा है कि जो एमआरएनए है, जो मैच्योर एमआरएनए है, वो बहुत इजीली एक्सपोर्ट हो जा रहा है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। ठीक है, एंड इनहांस द स्टेबिलिटी ऑफ एमआरएनए एंड प्रोटेक्ट द प्री एमआरएनए फ्रॉम द क्लीवेज। ठीक है, क्या बोल रहा है, ये एमआरएनए है उसका स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ताकि वो ज्यादा स्टेबल हो, ज्यादा स्टेबल होगा तो वो इजिली एग्जिस्ट कर पाएगा साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में फिर वहां पे प्रोटीन मशीनरी आएगा, राइबोसोम आएगा, बाइंड करेगा और प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी बहुत इजिली। ठीक है, सो इनहांस द स्टेबिलिटी ऑफ द एमआरएनए, एमआरएनए की स्टेबिलिटी को इनहांस करता है एंड प्रोटेक्ट द प्री एमआरएनए फ्रॉम द क्लीवेज। और क्या कर रहा है, प्री एमआरएनए को क्या कर रहा है, वो प्रोटेक्ट कर रहा है उसका, ताकि उस पर कोई अटैक ना कर दे, कोई भी फॉस्फेटेजेस अटैक ना कर दे। सो वर्क एज द रिकॉग्निशन सिग्नल बाइंडिंग ट्रांसलेशनल फैक्टर ड्यूरिंग द इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसलेशन। क्या बोल रहा है कि ट्रांसलेशन का जब इनिशिएशन होता है तो उसका इनिशियल सिग्नल की तरह काम भी करता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है पॉलीएडिनाइलेशन का एज वेल एज कैपिंग का, वो दोनों बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगेन मैं बोल रही हूँ, सिग्निफिकेंस अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग आरएनए स्प्लाइसिंग पे। यहां से भी क्वेश्चन जो है वो बहुत बार देखने को मिलता है। ठीक है, देखो जैसे कि मैंने आप सबसे कहा था, सेम प्रोसेस, ये क्या है बेटा, अच्छा टेढ़ा बन गया, ये क्या दिख रहा है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड यहां पे इसका क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो यहां पे देखो ये जो एक्सॉन है, ठीक है, यहां पे क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है एक्सॉन, ये भी एक्सॉन, ये भी एक्सॉन। चलो एक्सॉन पूरा लिख देते हैं सो डैट कि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक्सॉन, और जो बीच वाला रीजन है ये क्या है, इंट्रॉन है। ठीक है, अब देखो ये जो रीजन है इसको हमें रिमूव करना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक्सॉन जो होता है वो कैसा होता है, एक्सॉन जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोडिंग सीक्वेंस। कोडिंग सीक्वेंस, और इंट्रॉन जो होता है इसको बोला जाता है नॉन कोडिंग सीक्वेंस। नॉन कोडिंग सीक्वेंस, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ स्प्लाइसिंग, ठीक है, स्प्लाइसिंग के हेल्प से, ठीक है, यहां पे ये जो आपको इंट्रॉन दिख रहा है वो क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पे इंट्रॉन क्या हो गया, इंट्रॉन रिमूव।
इंट्रॉन रिमूव हो जाएगा और अल्टीमेट आपको यहाँ पे एक्सॉन जो है वो ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो तीनों एक्सॉन है अब आपस में मिल गया। क्यों? क्योंकि हमें एक्सॉन ही चाहिए था ना, क्योंकि एक्सॉन जो है वो कोडिंग सीक्वेंस है। अब ये कोडिंग सीक्वेंस है तो इससे प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? और जो इंट्रॉन जो होता है इसको हम लोग इंटरवेनिंग सीक्वेंस भी बोलते हैं। इंटरवेनिंग सीक्वेंस भी बोलते हैं। ठीक है, इसको इंटरवेनिंग सीक्वेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है वो किसका होता है? स्प्लाइसिंग का होता है। अभी हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में भी हमने ये पॉइंट को देखा। अब इस पॉइंट पे आते हैं, आरएनए स्प्लाइसिंग पे आते हैं। ठीक है, और देखो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इंट्रॉन कंटेनिंग द जीन, क्या बोल रहा है? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इंट्रॉन कंटेनिंग द जीन मस्ट हैव देयर इन द इंट्रॉन रिमूव बिफोर दे कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू द प्रोटीन। जो इंट्रॉन सीक्वेंस होता है वो प्रोटीन बनने से पहले उसको हटाया जाता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द स्प्लाइसिंग। क्यों? क्योंकि इंट्रॉन जो होता है वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है, इंटरवेनिंग सीक्वेंस होता है। वो कोई भी जीन को कोड नहीं करा, कोई भी इंफॉर्मेशन को कोड नहीं करा। अगर उसके पास कोई इंफॉर्मेशन है नहीं तो वो प्रोटीन को भी क्या करेगा? कोई भी प्रोटीन को इनकोड नहीं करेगा। अननेसेसरी प्रोटीन चेन में क्या होगा? हॉल्ट आ जाएगा, है ना। और एक बहुत लंबी सी चेन बनेगी प्रोटीन का, और कैसा होगा? उसकी जो स्टेबिलिटी जो होगी वो अच्छी नहीं होगी, लेस स्टेबल भी बन सकता है। एंड द प्रोसेस ऑफ इंट्रॉन रिमूवल इज कॉल्ड द आरएनए स्प्लाइसिंग। जो इंट्रॉन रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसे कहा जाता है आरएनए स्प्लाइसिंग। कन्वर्ट द प्री एमआरएनए इनटू द मैच्योर एमआरएनए। और क्या होता है? वो प्री एमआरएनए को मैच्योर एमआरएनए में कन्वर्ट कर देता है। तो यहां पे जो आपको इंट्रॉन और एक्सॉन जो दिख रहा है ये कैसा है? ये है प्री एमआरएनए। ठीक है, ये कैसा है? ये है प्री एमआरएनए। और यहां पे जो अब आपको यहाँ पे इंट्रॉन रिमूव हो चुका है तो यहां पे जो आपको एमआरएनए दिखेगा वो कैसा दिखेगा? यहां पे दिखेगा मैच्योर एमआरएनए, मैसेंजर एमआरएनए। ठीक है, yes, and intron are the common in the eukaryotic gene but rare in the bacterial gene। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जो आरएनए प्रोसेसिंग का प्रोसेस पढ़ते हैं वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक में पढ़ते हैं, सॉरी यूकैरियोटिक में पढ़ते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं पढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ द इंट्रॉन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का इंट्रॉन होता है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप का इंट्रॉन होता है। ठीक है, चलिए, तो वेरी फर्स्ट इज इंट्रॉन। थर्ड इज ग्रुप 1। ठीक है, ये सारे इंट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट टाइप का इंट्रॉन होता है। जीयू एजी इंट्रॉन, एयू एसी इंट्रॉन, ग्रुप 1 इंट्रॉन एंड ग्रुप 2 इंट्रॉन। ठीक है, इससे क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि कौन सा इंट्रॉन में लैरिएट फॉर्म में इंट्रॉन बाहर निकलता है और किस में नॉन लैरिएट फॉर्म में लैरिएट जो है वो बाहर निकलता है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन मतलब बेसिकली इंट्रॉन का रिमूवल कैसा हो रहा है, लैरिएट या लीनियर, या फिर लीनियर को ही हम लोग नॉन लैरिएट फॉर्म भी बोलते हैं। इसके बेस्ड पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपने देखा आरएनए स्प्लाइसिंग के बारे में, और आरएनए स्प्लाइसिंग के साथ साथ आपने देखा कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आरएनए स्प्लाइसिंग के बारे में देखा। ठीक है, चलिए, तो वेरी फर्स्ट स्प्लाइसिंग लोग पढ़ते हैं जीयू एजी इंट्रॉन के बारे में। चलो, तो यहां पे हम सबसे पहले देखते हैं जीयू एजी। ठीक है, अब देखो इस एजी से पहले यहां पे एक एडेनिन होता है। ठीक है, एडेनिन होता है, और ये जो एडेनिन है इसे कहा जाता है ब्रांच पॉइंट। ठीक है, इसे कहा जाता है ब्रांच पॉइंट, ब्रांच पॉइंट। ठीक है, और देखो ये जो एडेनिन है
इस वाले एंड को बोला जाता है 3 प्राइम स्प्लाइड साइड, 3 प्राइम स्प्लाइड साइड। यहां पे 3 प्राइम एंड होगा ना, और यहां पे 5 प्राइम एंड होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर दे तो यहाँ पे क्या होगा, ये 5 प्राइम एंड होगा, तो ये वाला जो एंड है इसे कहा जाता है 5 प्राइम स्प्लाइस साइड, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड लिख लो, यस ऐसे लिख लो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। चलो अब देखो, ये जो एडेनिन जो होता है, ये जो एडेनिन है ये ब्रांच पॉइंट है, तो एडेनिन का जो सेकेंड प्राइम OH जो होता है वो फ्री होता है। अगर आपको याद होगा, ठीक है, अगर आपको याद होगा तो आप देखो, ये क्या होता है, ये सेकेंड प्राइम होता है, ये 3 प्राइम होता है, ठीक है। एंड ये जो फर्स्ट कार्बन जो होता है और यहाँ पे ये जो कार्बन होता है, तो एक तरफ तो पीडी बॉन्ड होता है और एक तरफ बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ठीक है, जो नाइट्रोजनस बेसिस से ऐड होता है, ठीक है, फर्स्ट कार्बन पे। और यहाँ पे जो 5th कार्बन पे होता है वो किस पे ऐड होता है, वो फॉस्फेट से ऐड होता है। तो आप देखो कि सारे एंड जो है इसका ऑक्यूपाई है, 3 प्राइम एंड भी होता है, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है 5 प्राइम फॉस्फेट पे, तो फॉस्फेट कहाँ पे ऐड होता है, 3 प्राइम OH पे ऐड होता है, तो ये भी प्राइम क्या होता है, ऑक्यूपाई होता है। तो फ्री कौन होता है, फ्री जो होता है वो सेकेंड प्राइम OH जो होता है वो सिर्फ फ्री होता है, ठीक है। क्या होता है, सेकेंड प्राइम OH जो होता है वो कैसा होता है, फ्री होता है। तो आपको ये स्ट्रक्चर आई होप क्लियर होगा, ठीक है, क्योंकि हमने डे 1 इस स्ट्रक्चर को हमने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये क्या है, ये है इंट्रॉन। हमें इस इंट्रॉन को क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। अब देखो, यहां पे जैसे कि हमने बनाया, ठीक है, GUAG है और यहां पे AG, यहां पे न्यूक्लियोटाइड 3 प्राइम, ठीक है, और इधर पे भी एक न्यूक्लियोटाइड होगा 5 प्राइम, ठीक है। और यहां पे क्या है, ब्रांच पॉइंट है, ठीक है। अब अभी हमने बोला कि ये जो एडेनिन है उसका सेकेंड प्राइम OH जो है वो कैसा है, फ्री है, ठीक है, वो कैसा है, फ्री है। तो सेकेंड प्राइम OH जो है, ठीक है, इसका सेकेंड प्राइम OH जो है वो क्या करेगा, यहां पे अटैक करेगा, ठीक है, यहां पे अटैक करेगा। और ये जो अटैक करता है इसे कहा जाता है फर्स्ट ट्रांसस्टेरिफिकेशन, ठीक है। इसे क्या बोलता है, ये जो ब्रांच पॉइंट है, एडेनिन का ब्रांच पॉइंट है, ये सेकेंड प्राइम OH जो होता है वो 5 प्राइम स्प्लाइस साइड पे क्या करता है, अटैक करता है। इसको बोलता है फर्स्ट ट्रांसफेरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है, फर्स्ट ट्रांसस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। यहां पे रिएक्शन भी लिख लो, ठीक है, रिएक्शन, ठीक है, क्लियर है। और ये ऑब्वियसली ये कहां पे अटैक करा है, 5 प्राइम स्प्लैश साइड पे। तो सेकेंड प्राइम OH जो होता है वो कहां पे अटैक करा, अटैक, तो यहां पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो अटैक, अटैक 5 प्राइम OH स्प्लैश साइड, ठीक है, 5 प्राइम स्प्लैश साइड पे। अब देखो सेम होगा, ठीक है, कि इस ब्रांच पॉइंट ने यहां पे क्या कर दिया, 5 प्राइम स्प्लाइड साइड पे, 5 प्राइम स्प्लाइड साइड पे क्या कर दिया, उसने अटैक कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद आप देखोगे, ठीक है, यहां पे, ठीक है,
तो यहां पे क्या देखोगे कि यहां पे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और यहां पे आपको देखने को मिलेगा एजी, न्यूक्लियोटाइड 3 प्राइम OH, ठीक है। 3 प्राइम OH ना लिखे 3 प्राइम लिखते हैं, ठीक है। और अब आपको यहां पे देखने को मिलेगा कि इसका जो ये जो न्यूक्लियोटाइड जो है यहां पे जो न्यूक्लियोटाइड होगा इसका 3 प्राइम OH है ना, क्योंकि इसका 3, क्योंकि अब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड कट हो गया है, यहाँ पे कट कर दिया, तो इसका मतलब इस न्यूक्लियोटाइड का 5 प्राइम OH जो है वो फ्री होगा। अब ये जो 5 प्राइम OH जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड का वहां पे जाके अटैक कर देगा 3 प्राइम स्प्लाइड साइड पे, ठीक है। तो ये अब कहां पे अटैक करेगा, ये अटैक करेगा 3 प्राइम स्प्लाइड साइड पे, ठीक है। ये कहां पे अटैक करेगा, तो हम यहां पे लिख सकते हैं अटैक 3 प्राइम स्प्लाइड साइड पे, ठीक है। एंड इसे बोला जाता है सेकेंड ट्रांसएस्टेरिफिकेशन, ठीक है। और अब यहां पे देखोगे कि हमें क्या करना था कि यहां से लेके यहां तक इस वाले पूरे सीक्वेंस को क्या करना था, ये जो येलो वाला सीक्वेंस था इसे हमें क्या करना था, रिमूव करना था। इसको ब्लू बना दो, ठीक है, क्योंकि इसके बाद बाहर नहीं करना है, हाँ इसे भी, ठीक है। तो हमें क्या करना था, ये सीक्वेंस को क्या करना था, रिमूव करना था। ऑलराइट, हमें क्या करना था, रिमूव करना था। तो यहां पे अब आप देखोगे कि यहां पे ये जो सीक्वेंस है, ये जो इंट्रॉन जो सीक्वेंस है वो ऐसा मुड़ा हुआ दिखेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां से भी कट लग गया और हमने यहां पे भी कट लगा दिया, ठीक है। तो जब हमने दोनों जगह पे हमने कट लगा दिया तो आप अब यहां पे आप देखोगे, ठीक है, इसी में आगे यहां पे देख लो कि यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा कि ये जो ब्लू वाले सीक्वेंस थे, ठीक है, ये इंट्रॉन, ये एक्सॉन और ये एक्सॉन दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, एक्सॉन 1 और एक्सॉन 2 आपस में जुड़ गया और यहां पे इंट्रॉन जो होता है वो कैसा हो रहा है, लैरिएट फॉर्म में बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। कैसा हो रहा है, लैरिएट फॉर्म में बाहर निकल जा रहा है। तो अगर मैं बोलूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो है वो यही है कि अगर हम लोग AUAC का अगर हम लोग स्प्लाइसिंग करवाते हैं तो यहाँ पे इंट्रॉन जो है वो लैरिएट फॉर्म में बाहर निकलता है या लिनियर फॉर्म में बाहर निकलता है या फिर इसको नॉन लैरिएट फॉर्म में बोलते हैं। तो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो इंट्रॉन जो है वो किस फॉर्म में निकल रहा है, इंट्रॉन जो है वो लैरिएट फॉर्म में निकल रहा है। ये क्या था, ये था इंट्रॉन, ठीक है। तो काम कैसे किया, चलो एक बार हम लोग फिर से ओवरव्यू फिर से देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो यहां पे मैंने क्या बोला कि हमें स्प्लाइसिंग कराना है GU AG इंट्रॉन का। सो ये सीक्वेंस जो है वो GU है, यहां पे AG है, बीच में ब्रांच पॉइंट है, ठीक है। इसे बोला जाता है 5 प्राइम स्प्लाइड साइड, इसे बोला जाता है 3 प्राइम स्प्लाइड साइड। क्यों, क्योंकि वो 5 प्राइम एंड पे है और ये 3 प्राइम एंड पे है। अब बीच में एक ब्रांच पॉइंट जिसे कहा जाता है एडेनिन ब्रांच पॉइंट, ठीक है। इस एडेनिन का ये O3 सेकंड प्राइम OH जो होता है वो फ्री होता है और फ्री होने की वजह से क्या करता है, ये 5 प्राइम स्प्लाइड साइड पे अटैक कर देता है। इसे कहा जाता है फर्स्ट ट्रांसएस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। और आफ्टर दैट अटैक द 5 प्राइम OH स्प्लैश साइड, ये क्या कर रहा है, 5 प्राइम स्प्लैश साइड पे अटैक कर रहा है। अब देखो यहाँ पे जो फ्री OH साइड होता है, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियोटाइड कट गया है तो वहां पे अब एंड फ्री जो एंड होगा वो क्या होगा, 3 प्राइम OH ही होगा ना। तो अटैक 3 प्राइम स्प्लैश साइड, अब ये जो है वो कहां पे अटैक करेगा, इस 3 प्राइम स्प्लैश साइड पे अटैक करेगा। तो आप देख रहे होगे पहले हमने इस वाले कट पे यहां पे कट लगाया, फिर बाद में हमने यहां पे कट लगाया। तो यहां पे कट लगाने के बाद, ठीक है, सॉरी यहां पे ना इसको ऐसे लिखो, एक सेकेंड, हाँ ये कट जो है वो यहां लगेगा ना, ये ब्लू वाले होगा और ये ब्लू होगा, हाँ यहां पे हमें कट लगाना ना, एक कट हमें यहां पे लगाना। तो हमने क्या किया, सेकंड स्टेरिफिकेशन रिएक्शन जो है वो कहां करवा दिया, यहां पे करा दिया। अब क्या किया, ये पूरा कंप्लीट जो यहाँ पे इंट्रॉन था उसमें कट लग चुका है और दोनों इंट्रॉन जो है
इंट्रॉन जो है वो बाहर हो जाएगा और दोनों एक्सॉन जो है आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और यहाँ पे देखो कि इंट्रॉन जो है वो लैरिएट फॉर्म में बाहर निकल गया। तो यही क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है आपसे कि इंट्रॉन जो होता है वो लैरिएट फॉर्म में बाहर निकलता है या फिर नॉन लैरिएट फॉर्म में निकलता है। इसी तरह अगर हम लोग और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का स्प्लाइसिंग कैसे होता है। तो आप यहाँ पे देखो ग्रुप 1 स्प्लाइसिंग सीक्वेंस, ठीक है। अगर ग्रुप 1 का स्प्लाइसिंग देखोगे तो यहाँ पे भी देखो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्वानिन प्रेजेंट है, ठीक है। ग्वानिन प्रेजेंट है तो ग्वानिन का भी क्या होता है, 3 प्राइम OH जो होता है वो कैसा होता है, 3 प्राइम OH जो है वो फ्री है और वो अटैक करता है कहाँ पे, 5 प्राइम स्प्लैट साइट पे। तो ये वाला एंड क्या होगा, 5 प्राइम स्प्लैट साइट होगा, स्प्लैट साइट। और ये वाला जो एंड है वो क्या होगा, 3 प्राइम स्प्लैट साइट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 प्राइम एक्सॉन है, ये एक ब्लू वाला अलग एक्सॉन है, ये एक्सॉन है। येलो वाला क्या है, इंट्रॉन सीक्वेंस है, उस येलो वाले फॉर्म को निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे सबसे 5 प्राइम स्प्लैट साइट पे सबसे पहले अटैक किया, अटैक करने पे देख रहे होगे अब ये जो है वो सीक्वेंस क्या हो गया, अलग हो गया, यहाँ पे कट लग गया। अब देखो ये स्प्लैट साइट फिर अगेन क्या गया, 3 प्राइम OH पे, ये जो यहाँ पे 3 प्राइम OH है, यहाँ पे 3 प्राइम OH बचेगा ना, तो 3 प्राइम OH जो होता है वो कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे, कहाँ पे, 3 प्राइम स्प्लैट साइट पे, ठीक है। 3 प्राइम स्प्लैट साइट पे क्या करेगा, अटैक करेगा। और अटैक करने के बाद अब आप देखोगे कि ये जो इंट्रॉन है वो कंप्लीटली रिमूव हो गया। तो आप देख रहे होगे कि ये जो इंट्रॉन है वो क्या हो गया, रिमूव हो गया, और ब्लू वाला दोनों एक्सॉन जो है वो आपस में क्या हो गया, जुड़ गया, ठीक है। एक्सॉन 1 और एक्सॉन 2 जो है वो आपस में क्या हो गया, जुड़ गया, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये जो लैरिएट जो है वो कैसा है, लैरिएट जो है वो यहाँ पे लैरिएट फॉर्म में नहीं, नॉन लैरिएट फॉर्म में रिमूव हो रहा है, ठीक है, नॉन लैरिएट फॉर्म में। अब क्वेश्चन जो है वो यही पूछा जाता है। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बने तो मत समझना कि ये लैरिएट फॉर्म में, लैरिएट नहीं, नॉन लैरिएट फॉर्म में। उसी तरह अगर हम लोग ग्रुप 2 का देखते हैं, ठीक है, अगर हम लोग ग्रुप 2 का देखते हैं तो आप यहाँ पे देखो कि सेम क्या होगा, एडेनिन है, ठीक है, यहाँ पे क्या एडेनिन है। तो एडेनिन का सेकेंड प्राइम OH क्या होगा, फ्री होगा, और फ्री होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे फिर से क्या होगा, 5 प्राइम स्प्लैट साइट प्रेजेंट होगा, ठीक है, 5 प्राइम स्प्लैट साइट प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे भी 3 प्राइम स्प्लैट साइट्स प्रेजेंट होगा, 3 प्राइम स्प्लैट साइट प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब देखो ये जो सेकेंड प्राइम OH है वो कहां पे अटैक करेगा, 5 प्राइम स्प्लैट साइट पे, और ये जो 3 प्राइम यहाँ पे OH जो है वो अगेन अटैक करेगा कहां पे, इस वाले 3 प्राइम स्प्लैट साइट पे, ठीक है। तो एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पे भी कट लग चुका है और यहाँ पे भी कट लग चुका है। तो लैरिएट जो है वो क्या हो जाएगा, अब जो इंट्रॉन जो है वो लैरिएट के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देख रहे होगे कि जो इंट्रॉन जो है वो किस फॉर्म में बाहर निकल रहा है, वो लैरिएट के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो याद रखेंगे अगर हम लोग GUAG का पढ़ते हैं तो वहां पे देखते हैं कि जो इंट्रॉन जो है वो कैसा निकलता है, लैरिएट के फॉर्म में बाहर निकलता है। ग्रुप 1 का हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे नॉन लैरिएट या लीनियर फॉर्म में बाहर निकलता है। ग्रुप 2 में जब हम लोग देखते हैं इंट्रॉन का रिमूवल तो यहाँ पे किस फॉर्म में निकल रहा है, लैरिएट के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, ठीक है। यहां तक क्लियर है, चलिए यहां तक क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो स्प्लाइसोसोम, a intron splicing take place with the large protein complex is called the spliceosome। क्या बोला जा रहा है कि जब स्प्लाइसिंग करवाया जाता है तो वहां पे बहुत सारे प्रोटीन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है जिसे कहा जाता है स्प्लाइसोसोम। सो स्प्लाइसोसोम इज ए मेड अप ऑफ द मल्टीपल स्पेशलाइज्ड RNA प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड द स्मॉल न्यूक्लियर राइबोसोम प्रोटीन, जिसे शॉर्टकट में SNRNP भी कहा जाता है, ठीक है, जिसे SNRNP भी कहा जाता है, often pronounced the SNURNP, ठीक है। Each SNRNP contain the class of eukaryotic RNA। क्या बोला जा रहा है, ये जितने भी SNRNP है वो एक यूकैरियोटिक RNA को कंटेन करता है, known as the small nuclear RNA SNRNA 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड इन द लेंथ, और इसका लेंथ कितना होता है 100 से 200। इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी है 5 SNRNA होता है,
ठीक है, 5 एस एन आरएनए क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5 एस एन आरएनए का नाम बताइए। पार्ट बी में पूछा जाता है, गेट में पूछा जाता है, डीबीटी में, आईसीएमआर में सारे जगह इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होता है जो 5 एस एन आरएनए, इसमें होता है U1, U2, U4, U5, U6, टोटल 5 होता है, इसमें U3 जो होता है वो नहीं होता है। तो आप याद रखेंगे टोटल 5 होता है, 3 जो होता है वो एब्सेंट होता है। तो ऑलरेडी आप जब काउंट करोगे 1 से 6 तक तो कंसीडर हो जाएगा 5 एस एन आरएनपी। ठीक है, इन्वॉल्व इन द स्प्लाइसिंग, involved in the splicing reaction are generally found in the abundance in the eukaryotic nucleuses। ठीक है, और ये कहां पे था, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है, गॉट इट। अब देखो इस स्प्लाइसोसोम सीक्वेंस को हम लोग समझते हैं। देखो यहां पे लिखा हुआ है 5 प्राइम स्प्लाइड साइट, यहां पे लिखा है 3 प्राइम स्प्लाइड साइट। ठीक है, ये क्या है, ये है GU और ये है AG साइट, और ये कैसा है, एडेनिन, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ब्रांच पॉइंट। ठीक है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं ब्रांच पॉइंट। ठीक है, जिसे हम ब्रांच पॉइंट करें। अब देखो ये कैसा है, ये प्री एमआरएनए, क्यों, क्योंकि इसमें अभी स्प्लाइसिंग नहीं हुआ। बीच वाला जो पार्ट है वो क्या है, इंट्रॉन है। हमें दोनों ब्लू वाला पार्ट एक्सॉन को हमें क्या करना है, मिलाना है, तभी मैच्योर एमआरएनए बनेगा। तो अभी एमआरएनए कैसा है, प्री मैच्योर है। ठीक है, अब उसमें स्प्लाइसिंग का प्रोसेस होगा। अब देखो वेरी फर्स्ट, सबसे पहले ये जो एडेनिन जो होता है वहां पे सबसे पहले आता है एक प्रोटीन जिसे कहा जाता है BBP। ठीक है, और उसके साथ साथ में U2AF65 आता है। ठीक है, उसके साथ अटैच होता है 35 सीक्वेंस। इस कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है ई कॉम्प्लेक्स। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स है, तो कौन से कॉम्प्लेक्स में कौन सा प्रोटीन की इन्वॉल्वमेंट हो रही है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आता है U2SNRNP। ठीक है, U2SNRNP आता है तो ये BBP प्रोटीन जो होता है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो ये BBP प्रोटीन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। अब देख रहे हो कि BBP के जगह पे ऐड हो जा रहा है कौन, U2। तो U2A2F6535 ये पूरा एक होल कॉम्प्लेक्स है, और इस कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है ए कॉम्प्लेक्स, प्री स्प्लाइसोसोम बोला जाता है इसे। ठीक है, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे एक ट्राई प्रोटीन्स का सीक्वेंस आता है, ट्राई स्प्लाइसोसोम्स आता है। क्या क्या आता है, U6 आता है, U4 आता है, U5 आता है। ठीक है, जैसे ही ये प्रोटीन्स आते हैं यहां से U2AF6535 जो होता है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एट विच कॉम्प्लेक्स, कौन से कॉम्प्लेक्स के पास सारे स्प्लाइसोसोम, सारे SNRNP जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो वो कॉम्प्लेक्स क्या है, B कॉम्प्लेक्स, और इसी कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है स्प्लाइसोसोम। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो 5 SNRNP आपने पढ़ा वो सारा यहाँ पे एसोसिएटेड है। देख लो U2 प्रेजेंट है, U1 प्रेजेंट है, U2 प्रेजेंट है, U4, U5 और U6। जो 5 हमने पढ़ा, पांचों का पांचों यहाँ पे प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है। सबसे पहले U1 आया था, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, U1 जो है वो रिमूव होना स्टार्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि वहां पे हमें क्या करवाना है, इंट्रॉन को रिमूव करवाना है। तो देखो यहाँ पे U1 जो है वो रिमूव हो जाएगा, और फिर U4 रिमूव हो जाएगा, और अल्टीमेट देखोगे कि यहाँ पे एक लैरिएट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जो इंट्रॉन है वो बाहर निकल जाएगा। और फाइनली यहाँ पे आप ब्लू वाले देख रहे हो डायग्राम कि यहाँ पे दोनों एक्सॉन जो है वो आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक मैच्योर mRNA। तो अब हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, ये वाला जो mRNA है इसे कहा जाता है मैच्योर mRNA। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, इसे कहा जाता है मैच्योर mRNA कहा जाता है। ठीक है, चलो यस। अब यहाँ पे सेम कुछ सेंटेंसेस लिखा हुआ है, उसको आप पढ़ सकते हो। चलो मैं भी पढ़ के बता देती हूँ आपको। U1 and U2 SNRNA first recognize the specific sequence। क्या बोल रहा है, U1 और U2 SNRNA जो था वो क्या करता है, पर्टिकुलर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। एंड U1 बेस पेयरिंग विद द 5 स्प्लाइंट साइट, 5 SS साइट, एंड U2 बेस पेयर एंड द ब्रांच पॉइंट सीक्वेंस फॉर्मिंग द ए कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहला ए कॉम्प्लेक्स जो बनता है वहां पे क्या होता है, ब्रांच पॉइंट प्रेजेंट होता है। द प्री फॉर्म्ड ट्राई SNRNP, ठीक है, जो ट्राई SNRNP जो है वो क्या है, U4, U6, U5 देन अराइव इन द कॉम्प्लेक्स नियर टू द 5 स्प्लाइस साइट्स एंड फॉर्म द B कॉम्प्लेक्स। तो B कॉम्प्लेक्स को अभी मैंने कहा है कि जो B कॉम्प्लेक्स था उसके पास ट्राई SNP आता है, एंड इन B
एक्ट कॉम्प्लेक्स U5SNRNP बाइंड टू द एक्सोनिक सीक्वेंस, और ये जो 5SNRNP जो होता है वो कहाँ पे बाइंड करे, वो एक्सॉन पे नहीं बाइंड कर रहा है, वो इंट्रॉन पे बाइंड कर रहा है, बाइंड टू द सॉरी एक्सोनिक सीक्वेंस पे बाइंड करता है, while U6SNRNP take place in the U1 and thus later leave in the complex and accompanied by the U4SNRNP। तो सबसे पहले फिर कौन रिमूव होना स्टार्ट कर देता है, U1 जो होता है वो रिमूव हो जाएगा, तो वहां पे टोटल SNRNP कितने बचेंगे, 4 बचेंगे ना, क्योंकि हमने टोटल पढ़ा कि 5 SNRNP होगा। आप देखो ना यहाँ पे आप देखो कि जब यहाँ पे ये U1 रिमूव हो जा रहा है तो यहाँ पे कितने SNRNP बच रहा है, 1 2 3 और 4, टोटल 4 SNRNP ही बच रहे हैं ना। तो जब U1 रिमूव हो जाता है तो SNRNP कितना बचता है यहाँ पे, 4 SNRNP, ठीक है। एंड इट इज आल्सो इन द कॉम्प्लेक्स दैट द एनटीसी एंड द, यहाँ पे कुछ कुछ प्रोटीन्स है जो यहाँ पे आता है जो वहां पे चार्ट में मेंशन नहीं है, टू फॉर्म द बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करता है। U6SNRNP विल देन अंडरगो द कॉन्फर्मेशनल चेंजेस, और उसके बाद वहां पे जो U6SNRNP प्रेजेंट होता है उसमें कॉन्फर्मेशनल चेंजेस होता है, एंड फॉर्मिंग द इंटरनल स्टेम लूप हेलिक्स एंड विथ द U2SNRNP। और वहां पे क्या होता है, स्ट्रक्चर एग्जैक्ट दिखाया नहीं गया, जब आप इसका 3D स्ट्रक्चर्स देखोगे तो आपको समझ में आएगा, वहां पे एक स्टेम लैप लूप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, एंड दिस कॉन्फर्मेशन मेंटेन बाय द, और ये जो होता है उसको मेंटेन करता है, ऑल्दो आपको पता नहीं है बट एक रिसर्च पेपर का है जो आपको पता होना चाहिए, आप सिर्फ चार्ट भी आप याद कर लोगे तो वहीं से आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग टू द कैटालिटिक कोर एंड द स्प्लेशोसोम्स in the B complex, the first trans-esterification reaction corresponding to the first step of the splicing, also called in the branching point, and the reaction occur and it produce the intronic semi-lariat intermediate and the free 5 exon corresponding to the C complex। तो अगर मैं बोलूं इस पे, अगर हम लोग वापस आते हैं इस वाले डायग्राम पे आते हैं, तो सबसे पहले आप ये देख रहे होंगे कि जो ब्रांच पॉइंट जो होता है वो कहाँ पे अटैक करता है, 5 प्राइम स्प्लाइड साइड पे अटैक करता है। जब वो 5 प्राइम स्प्लाइड साइड पे अटैक करते हैं, इसका मतलब क्या कि 5 प्राइम स्प्लाइड साइड पे कट लग चुका है, तो उसको हम लोग सेमी लैरिएट फॉर्म का फॉर्मेशन जो है वो हो चुका होता है। जब दोबारा कट लगता है तो हाँ कंप्लीट लैरिएट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जब 5 प्राइम स्प्लाइड साइड पे कट लगता है तो वहां पे सेमी लैरिएट का फॉर्मेशन हो जाता है, और जब इस 3 प्राइम स्प्लाइड साइड पे कट लग जाता है तो कंप्लीट लैरिएट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। यही पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। एंड द सेकेंड ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कोरोस्पॉन्डिंग टू द सेकेंड स्टेप, और सेकेंड एस्टेरिफिकेशन का मतलब वही कि वो जो 3 प्राइम OH जो होता है वो 3 प्राइम स्प्लाइड साइड पे अटैक करता है, जिसे हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन, सेकेंड ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन corresponding to the second steps and occur in the C complex, and it is a ligate to the 2 exon and form the mature mRNA। और जब 3 प्राइम स्प्लाइड साइड पे कट लग जाता है तो लैरिएट बाहर हो जाता है और एक्सॉन जो होता है वो आपस में लैगेट हो जाता है और वहां पे मैच्योर mRNA का फॉर्मेशन कर देता है। तो यहाँ पे देखो कि जब ये 3 प्राइम स्प्लाइड साइड पे कट लग जाता है तो यहाँ पे इस वाले पे देखो, यहाँ पे लैरिएट का फॉर्मेशन हो रहा है, इंट्रॉनिक लैरिएट हो रहा है, और नाउ ये जो एक्सॉन जो है वो क्या लैगेट हो गया और एक मैच्योर mRNA का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। एंड द लैगेटेड एक्सॉन आर देन रिमूव फ्रॉम द पोस्ट कैटालिटिक कॉम्प्लेक्स एंड लीविंग द रेस्ट ऑफ द स्प्लाइसोसोम विथ द इंट्रॉन एंड द लैरिएट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और लैरिएट कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में इंट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, बाहर हो जाता है। सो आई होप कि आपको ये स्प्लाइसोसोम का कॉम्प्लेक्स जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं आरएनए एडिटिंग के ऊपर, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके ऊपर स्विच करते हैं। चलिए ओके, सो देखो यहां सबसे पहले आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है डीएनए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पर्टिकुलर डीएनए का सीक्वेंस है, तो बेसिकली ये बोला जा रहा है, आपको पता है कि जेनेटिक कोड होता है, मतलब ट्रिपल कोडोन होता है जिससे एक पर्टिकुलर किसी भी स्पेसिफिक अमीनो एसिड को इनकोड करता है। तो देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि ए जो है वो लाइसिन को इनकोड कर रहा है, GAT जो है वो वाइलिन को, GAG जो है वो ग्लूटामिन को, ये एस्पेरेजिन को, ये ल्यूसीन को, ये वाइलिन को, ठीक है। तो पर्टिकुलर यहाँ पे सारे अमीनो एसिड इनकोड हो रहा है और उसका हमें कोडोन भी इजिली दिख रहा है, ठीक है। ये हमने कब देखा, डीएनए में। जब उसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो प्री एडिटेड आरएनए हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर सीक्वेंस जो है अब हमें क्या दिखेगा, जब उसका ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो टी की जगह अब हमें यू देखने को मिलेगा,
ठीक है। टी की जगह हमें क्या देखने को मिलेगा, आप देखो ना, यहाँ पे टी की जगह यहाँ पे यू आ गया, इस टी की जगह यहाँ पे यू आ गया, इस टी की जगह यहाँ पे यू आ गया, ठीक है। एंड जो आरएनए एडिटिंग है, जैसे हमने स्प्लाइसोसोम में देखा कि वहां पे बहुत सारे स्प्लाइसोसोम्स प्रोटीन्स इन्वॉल्व होता है स्प्लाइसिंग कराने के लिए, तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि वहां पे एसएनआरएनपी इन्वॉल्व होता है स्प्लाइसिंग कराने के लिए। उसी तरह जब हम बात करते हैं आरएनए एडिटिंग का, तो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है गाइड आरएनए। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि स्प्लाइसोसोम में एसएनआरएनपी इन्वॉल्व होता है, एसएनआरएनए इन्वॉल्व होता है, और आरएनए एडिटिंग में इन्वॉल्व होता है गाइड आरएनए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। तो आरएनए एडिटिंग क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, ठीक है। एंड प्री-एडिटेड आरएनए स्पेयर्ड आउट इन द सोलर एलिमेंट। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया कि आरएनए को हमने क्या कर दिया, एडिट कर दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे इस AU सीक्वेंस है, ए जो है, और यहाँ से इस ए को क्या, और यहाँ से इस ए को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, ठीक है। क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। तो आप देखो कि यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस प्रेजेंट नहीं है। ये आपको कैसा गैप दिख रहा है, यहाँ पे गैप दिख रहा है। अभी आप देख रहे थे जब इस पर्टिकुलर सीक्वेंस था तो इस अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा था। अब हमने क्या किया कि यहाँ से इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को, इस यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड को हमने क्या कर दिया, हटा दिया, रिमूव कर दिया। तो अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे उसको रिप्लेस करके हमने यहाँ पे यू इसको हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया, एडिट कर दिया। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि आरएनए एडिटिंग में इधर आप रिमूव कर सकते हो, इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ये तीनों प्रोसेस किया जाता है। और जब इसका ट्रांसलेशन देखा गया, ट्रांसलेशन ऑफ एडिटेड एमआरएनए, तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोटीन देखने को मिला। तो आप यहाँ पे देखो कि चलो लाइसिन तो अभी भी है, वायलिन अभी भी है। अब देखो यहाँ पे जो ग्लूटामिन था, अब वहां पे क्या हो गया, एस्पेराजिन हो गया, यहाँ पे सिस्टीन आ गया, आइसोल्यूशन आ गया, प्रोलिन आ गया, ग्लाइसिन आ गया, आर्जिनिन आ गया। तो इस लाइसिन के बाद, बेसिकली इस वायलिन के बाद, क्योंकि यहाँ के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे चेंजेस कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंजेस आपने किया है। तो अभी तक यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये जो इसके लिए जो पर्टिकुलर था वो इनकोड करता GAG, लेकिन अब देख रहे हो यहाँ पे एस्पेराजिन के लिए इनकोड कर रहा है AUU, ठीक है। तो यहां से कंप्लीट जो अमीनो एसिड का जो चेन है, प्रोटीन का चेन है, वो क्या हो गया, ऑल्टर्ड हो गया, चेंज हो गया। तो हम लोग यही करते हैं, किसमें, आरएनए एडिटिंग में करते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे लिखा सम एमआरएनए आर एडिटेड बिफोर द ट्रांसलेशन। आरएनए एडिटिंग भी कब किया जाता है, ट्रांसलेशन से पहले। क्यों, ताकि उसका प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो अलग हो, ऑल्टर्ड हो। तो हमेशा याद रखना कि आरएनए एडिटिंग जो होता है वो बिफोर ट्रांसलेशन करवाया जाता है। आरएनए एडिटिंग कैन इन्वॉल्व इन द एडिशन, डिलीशन एंड ऑल्टरनेटिव। तो ये तीनों पॉइंट हमेशा याद रखना कि आरएनए एडिटिंग में हम लोग या फिर वहां पे न्यूक्लियोटाइड का एडिशन करवा सकते हैं, या डिलीट करवा सकते हैं, या फिर हम लोग अल्टरनेटिव, या फिर हम लोग उसके जगह पे कुछ और भी ऑल्टर्ड करके ए की जगह यू हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ऑल्टर्ड कर सकते हैं। न्यूक्लियोटाइड in the RNA and in the manner that affect the meaning of the transcript when it is the translated। और जब हम लोग उसमें चेंजेस कर देंगे, ऑल्ट्रेशन कर देंगे, एडिशन कर देंगे, डिलीट कर देंगे, तो क्या होगा कि जब उस ट्रांसक्रिप्शन का ट्रांसलेशन होगा तो उसका मीनिंग क्या होगा, कंप्लीटली चेंज हो चुका होगा, जैसे आपने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा, ठीक है। सो एडिशन एंड डिलीशन मोस्टली कॉमनली ऑब्जर्व इन द आरएनए। क्या बोला जा रहा है, एडिशन एंड डिलीशन जो होता है वो मोस्टली कहां पे देखा जाता है, आरएनए from the mitochondria and the chloroplast। guide RNA act as the template for the editing the RNA। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको आरएनए एडिटिंग को गाइड कौन करता है, गाइड आरएनए करता है, ठीक है। अब देखो इसी में एक और सीक्वेंस होता है जिसे हम बोलते हैं अल्टरनेटिव आरएनए एडिटिंग बोला जाता है। इसमें देखो, इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कोडोन है, ठीक है, जिसको हमने 1 बोला है, और यहाँ पे एक कोडोन है जो है 4564, ठीक है, और ये एपोप्रोटीन बी जीन है, ठीक है। अब देखो इसके बीच में इतना सीक्वेंस जो होता है वो लाई करता है। अब जब इसका ट्रांसक्रिप्शन करवाया जाता है, इसी सीक्वेंस को जब कहाँ पे करवाया जाता है, लीवर में और इंटेस्टाइन में, ठीक है,
क्या उसका ट्रांसक्रिप्शन करवाया जा रहा है, यहां से लेके यहां तक पर्टिकुलर सीक्वेंस को, ठीक है, 1 से लेके इसके बीच का सीक्वेंस को अलग अलग जगह पे ट्रांसक्रिप्शन कराया जाता है, एक को लीवर में, दूसरे को कहां पे, इंटेस्टाइन में। तो यहां पे देखने को मिला है कि ये क्या है, अनएडिटेड आरएनए। जब इसका ट्रांसलेशन हो रहा है, ठीक है, जब इसका ट्रांसलेशन हो रहा है तो यहां पे देखने को मिल रहा है एपोलिपोप्रोटीन B100 एंड यहाँ पे 4563 अमीनो एसिड देखने को मिल रहा है, ठीक है। जब इसका ट्रांसलेशन लीवर में कराया जा रहा है तो यहाँ पे जो प्रोटीन है वो B100 देखने को मिल रहा है और अमीनो एसिड जो है वो कितना दिख रहा है, 4563 अमीनो एसिड देखने को मिल रहा है। जब इसका हम लोग ट्रांसक्रिप्शन करवा रहे हैं लीवर में तब, ठीक है। एंड सेम सीक्वेंस का 1 से लेके यहां तक वाले सीक्वेंस को जब हम लोग इंटेस्टाइन में करवा रहे हैं तो यहां पे देखने को मिल रहा है कि ये जो C है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, U में कन्वर्ट हो जाएगा। आरएनए अगर हम लोग उसका एडिटिंग करवाते हैं तो क्या हो रहा है, यहां पे एक स्टॉप कोडॉन का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि एज वी नो UAA जो होता है वो स्टॉप कोडॉन होता है। जब स्टॉप कोडॉन होगा तो अब यहाँ पे और भी प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी और यहाँ पे एपोलिपोप्रोटीन के आगे B48 आ रहा है और अमीनो एसिड 2152 आ रहा है, 2152 अमीनो एसिड देखने को मिल रहा है। तो आप देख रहे हो कि ट्रांसक्रिप्ट उतना ही है, अगर उसको मैं अलग अलग जगह पे अगर उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्ट करवा रहे हैं और हम इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं कर रहे हैं तो हमें ऐसा सीक्वेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ नंबर ऑफ प्रोटीन्स एंड नंबर ऑफ अमीनो एसिड आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं पे आप देखो कि जब यहाँ पे इसको इंटेस्टाइन में कराया जा रहा है तो यहाँ पे ये जो C जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, एडिटिंग हो गया, तो ये C U में कन्वर्ट हो गया, जो हम लोग इसको डीएमिनेशन भी बोलते हैं। और यहाँ पे अब देखो एपोलिपोप्रोटीन अब यहाँ पे 100 मिल रहा था लीवर में, वही इंटेस्टाइन में B48 मिल रहा है और नंबर ऑफ प्रोटीन इज 2152 देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखो इसको, द एपोलिपोप्रोटीन B जीन नॉर्मली मेक द एपो100, क्या बोल रहे हैं कि जो एपोलिपोप्रोटीन B जो होता है वो नॉर्मली क्या बना रहा है, B100 एपो100 बना रहा है, कहां पे, लीवर में। इन द इंटेस्टाइन mRNA इज द ऑल्टर्ड बाय द बेस एडिटिंग, और क्या हो रहा है, उसे इंटेस्टाइन में उसका आरएनए को एडिट कर दिया गया। तो अब देखो, मेक द एपोलिपोप्रोटीन 48 एंड द डीएमिनेज बाइंड टू द CCA कोडॉन एसोसिएटेड विद द एसेसरी प्रोटीन, ठीक है। और जब ये देखा गया कि जब उसका इंटेस्टाइन में उस पर आरएनए एडिटिंग करवाया जाता है तो वहां पे अब जो एपोलिपोप्रोटीन 100 मिल रहा था अब वो एपोलिपोप्रोटीन 48 देखने को मिल रहा है। सो द साइटोसिन CAA कोडॉन कन्वर्टेड इनटू द यूरासिल, ठीक है, जो साइटोसिन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो अब यूरासिल में कन्वर्ट हो जा रहा है। सो द UAA सर्व एज द न्यू स्टॉप कोडॉन। हम सबको पता है कि UAA, UGA, UAG ये सारे कितने होते हैं, ये सारे स्टॉप कोडॉन होते हैं। तो अब वहां पे स्टॉप कोडॉन का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड होल्ड द ट्रांसलेशन ऑफ द मिडिल ऑफ द कोडिंग जीन एंड द रिजल्ट इज द ट्रंक प्रोटीन इज द एपोलिपोप्रोटीन B48, ठीक है। और वहां पे आप देखने को मिल रहा है कि अब जो एपोलिपोप्रोटीन 100 हो रहा था अब उसी का वहां पे ऑल्टर होने की वजह से, एडिटिंग होने की वजह से कितना मिल रहा है, 48 मिल रहा है। तो आप देखो ना कि आप में अगर आप चेंज करते हो सीक्वेंस में तो कितना ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए ओके, सो ये था आपका पूरा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, ठीक है। सो आई होप ये जो 4 प्रोसेस हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल यू हैव एनी क्वेरी डेफिनेटली यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। सो एंड आपको लेक्चर कैसा लगा है आप ये भी बता सकते हैं। आपको एक मैंने क्वेश्चन दिया, आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर उसका कमेंट कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन वाचिंग दिस सेशन। हम लोग जल्दी मिलते हैं किसी और सेशन में एक अमेजिंग लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।